में करते हैं। कुछ पल के लिए अज़ूर ड्रैगन की आंखें बंद हुईं, जैसे उसे कुछ पुराने डरावने इल्यूशंस याद आ रहे हों। फिर दोनों होंगलू यूनिवर्सिटी के चौथे पैनोरेमिक अरीना में पहुंचे, जो एक प्राइवेट मार्शल आर्ट्स अरीना था। अज़ूर ड्रैगन ने यही को कहा, अपनी पूरी ताकत लगाओ, मैं सिर्फ एक हाथ और अपनी फिजिकल पावर से डिफेंड करूंगा। पहला हमला तुम्हारा रहेगा। अगर तुम मुझे आधा कदम भी पीछे हटा दो तो तुम जीतोगे, और अगर जीते तो तुम्हें मेरी एक मदद फ्री मिलेगी, और साथ ही ग्रेट शिया ड्रैगन डिपार्टमेंट में सीधा एडमिशन पूरे अधिकारों के साथ। ये ऑफर बहुत बड़ा था, लेकिन अज़ूर ड्रैगन को पूरा भरोसा था कि यही ऐसा नहीं कर पाएगा। यही ने सीनियर का सम्मान करते हुए कहा, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मूनलाइट आसमान में चमक रही थी। अगले ही पल उसने अपनी मीटियोरिक ब्लेड निकाली और उसे सिर के ऊपर उठाकर मून कर्नेज एक्टिवेट कर दिया, जिससे चारों तरफ की मूनलाइट खून जैसे लाल रंग में बदल गई। पूरा अरीना हल्की ब्लड रेड चमक में रंग गया, और यही की बॉडी से एक तीखी किलिंग ऑरा फैलने लगी। इसे अज़ूर ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं। उसे वो ऑरा महसूस हुआ जो मून डीमन जैसा था, पर उसमें डीमन की गंदी एनर्जी नहीं थी, बल्कि शुद्ध मून की शक्ति थी। वो सच में हैरान था, क्योंकि उसके सारे पुराने रिकॉर्ड्स बताते थे कि यही में मून से जुड़ी कोई एबिलिटी नहीं थी। जबकि यही ने अपनी लंबी सोर्ड से हमला किया, एक लाल चांद जैसी ब्लेड हवा को चीरती हुई नीचे की ओर गिरी, जिससे पूरा अरीना लाल रोशनी में नहा गया और एक भयानक किलिंग इंटेंट पूरे कैंपस में फैल गया। अज़ूर ड्रैगन ने उसका अटैक देखा, उसकी आंखों में चमक आई। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और उस ब्लड रेड मून स्लैश पर सीधा पंच मारा। उसी समय होंगलू यूनिवर्सिटी के नीचे गोंग के कन्फाइनमेंट सेंटर में छोटी गोंग जो सोफे पर आराम कर रही थी, अचानक डर के मारे उठ बैठी। उसे लगा, क्या ये वही किलिंग हो रहा है जो यही की है? पर ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 3 दिन में वो इतना ताकतवर कैसे बन गया? वो डर गई कि कहीं उसका डिसाइपल कंट्रोल न खो दे और किसी पूरे शहर का कत्ल न कर दे। पर सिर्फ गोंग की ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी के और भी स्टूडेंट्स और टीचर्स जिन्हें मार्शल एनर्जी की समझ थी, सभी ने वो किलिंग ऑरा महसूस किया। कुछ कमजोर स्टूडेंट्स को तो हेलुसिनेशन आने लगे, जैसे कोई तलवार उनके गले के पास हो। उधर एक शानदार होटल में शियांग जिन्होंने बाथरोब पहने अपने बेड पर बैठा यूनिवर्सिटी के मार्शल एरिना की डायरेक्शन में देख रहा था। एक सुंदर औरत उसके गले में बाहें डालकर बोली, क्या हुआ? क्या कुछ ज्यादा जरूरी है हमारे फन से भी? शियांग ने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी अजीब एनर्जी महसूस हुई, बहुत ज्यादा खतरनाक किलिंग हो रहा। वो हंसते हुए आगे बोला, शायद कोई दिखावा कर रहा है, पूरा होंगलू कैंपस इसे महसूस कर रहा होगा। वापस होंगलू यूनिवर्सिटी के ड्यूअल एरिना में वो विशाल ब्लड रेड क्रेसेंट मून हवा में चीरता हुआ नीचे गिरा। अज़ूर ड्रैगन ने गोंग की तरह अटैक के कमजोर बिंदुओं पर वार नहीं किया, बल्कि वो सीधा उस हमले के सामने खड़ा हो गया, प्योर ताकत से उसे फेस करते हुए। जब ब्लड कलर्ड मून और उसकी मार्शल फिस्ट आपस में टकराए, तो एरेन में हवा तलवार जैसी धारदार हो गई। हर दिशा में एनर्जी की लहरें फैल गईं, पर अज़ूर ड्रैगन का शरीर पहाड़ की तरह स्थिर खड़ा रहा, ना वो हिला ना पीछे हटा। यही का हमला कितना भी तेज था, पर वो उसे हिला भी नहीं सका। और ये कोई सरप्राइज नहीं था, आखिर वो देश के टॉप मास्टर्स में से एक था, ऐसा उसने सोचा। यही की आंखें चौड़ी हो गईं जब अज़ूर ड्रैगन ने अपनी मुट्ठी कसी और अचानक हमला किया, अपनी मिलिट्री बॉक्सिंग फिस्ट एक्टिवेट करते हुए। अचानक से एक जबरदस्त धमाका हुआ, और अज़ूर ड्रैगन ने जब पंच मारा तो उसकी सीधी टक्कर यही की ब्लड मून से हुई। पूरा ड्यूअल एरिना खून की धुंध से भर गया, और यही अपनी मार्शल एनर्जी और खून ज्यादा खर्च होने के कारण पीछे की ओर गिर पड़ा। ये देखकर अज़ूर ड्रैगन हैरान रह गया। यही ने जीतने के लिए एक बहुत खतरनाक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, ऐसा उसे लगा। तो उसे डर हुआ कि कहीं यही जो शिया किंगडम का फ्यूचर पिलर है, अपनी मार्शल फाउंडेशन को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए वो तुरंत अपनी जगह से गायब हुआ और यही को पकड़ लिया, जो जमीन पर गिरने ही वाला था। लेकिन जैसे ही उसने उसे संभाला, उसे एहसास हुआ वो धोखा खा गया है। यही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, वो थका हुआ भी नहीं लग रहा था। उसने हंसते हुए कहा, आप अभी अभी आधा कदम आगे बढ़े थे, मतलब मैंने जीत लिया। असल में अगर हालात सामान्य होते तो यही कि ये चाल अज़ूर ड्रैगन जैसे मास्टर को धोखा नहीं दे पाती, लेकिन जो ब्लड मिस्ट उसने सांस में ली थी, उसमें ब्लड मैजिक का हेल्यूसिनेशन असर था, जिससे उसकी इंद्रियां थोड़ी देर के लिए कमजोर हो गई, और ऊपर से नाइटमेयर मून कर्स उसकी स्टैमिना को भी खा रहा था। इसलिए यही का ब्लफ काम कर गया। अज़ूर ड्रैगन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया, तुम सिर्फ मार्शल आर्ट्स में ही नहीं, दिमाग से भी बहुत चालाक हो। उसने कहा, ठीक है, बताओ तुम्हारी एक विश क्या है? क्योंकि उसने पहले कहा था कि अगर यही जीत गया तो वो उसे एक मदद का वादा देगा, लेकिन उस लेवल का वॉरियर जैसे अज़ूर ड्रैगन, उसका दिया हुआ वादा कोई छोटी बात नहीं थी, वो अनमोल था, प्राइसलेस। इसलिए यही ने सोचा कि ये वादा वो अभी अपने पास रखेगा, बाद में किसी जरूरत के वक्त काम में लाएगा। अज़ूर ड्रैगन ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा किया, ये तुम्हारी समझदारी है। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। अज़ूर ड्रैगन ने कहा कि वो यही को अपना शिष्य बनाना चाहता है। असल में वो चाहता था कि यही पहले हार जाए, फिर उसे सिखाए, पर अब जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने सीधा बोल दिया कि वो उसे ट्रेन करना चाहता है। उसने कहा, गोंग की ने तुम्हें पुरानी सिखाया, पर तुम्हारी मार्शल स्किल और किलिंग इंटेंट में कमी है। सिर्फ किलिंग इंटेंट से कुछ नहीं होता, अगर शरीर मजबूत नहीं हुआ तो वो ताकत बेकार है। सीधे शब्दों में अज़ूर ड्रैगन चाहता था कि यही अपनी बॉडी को और मजबूत करे। यही मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये थोड़ा मजेदार लगा, क्योंकि उसने अब तक अपनी एम्पर टिमोरा बॉडी दिखाई ही नहीं थी। अज़ूर ड्रैगन ने आगे कहा, ये बहुत जरूरी है कि तुम सही व्यक्ति से ट्रेनिंग लो, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल फाउंडेशन तो अच्छी है, गलत डायरेक्शन में चले गए तो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए तुम्हें एक ऐसा टीचर चाहिए जो खुद बहुत ताकतवर हो। यही ने सिर हिलाया और बोला, मैं कल ही बॉडी कल्टीवेशन एकेडमी के टीम से मिलूंगा और उनसे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए मदद लूंगा। ये सुनकर अज़ूर ड्रैगन के चेहरे पर ब्लैक लाइंस आ गई। वो तो खुद ये कहना चाह रहा था कि वो ही उसे ट्रेन करेगा, और यही तो उसे समझ ही नहीं पाया। वो सोचने लगा, इतनी चालाकी दिखाने वाला लड़का अब इतना बेवकूफ कैसे बन गया। यही की नजर में तो अज़ूर ड्रैगन बहुत बड़ा व्यक्ति था, हमेशा बिजी रहता होगा, और उसने कभी किसी को डिसाइपल नहीं बनाया था, तो उसे ये हिंट समझ ही नहीं आया। हालांकि अज़ूर ड्रैगन को यही पसंद था, पर वो खुद आगे बढ़कर किसी को डिसाइपल नहीं बनाता था, इसलिए उसने बीच का रास्ता चुना। जाने से पहले उसने यही को एक बेहद ताकतवर पर बहुत मुश्किल बॉडी कल्टीवेशन की मार्शल आर्ट टेक्निक दी, जो उसने एक वेस्टर्न वॉरियर को हराने के बाद उससे पाई थी। कहा जाता था कि ये किसी वेस्टर्न देश की नेशनल ट्रेजर लेवल मार्शल आर्ट थी। अज़ूर ड्रैगन ने आगे कहा, इसे अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो और एक दिन इसे सीख लो। यही बहुत एक्साइटेड था, उसने झुककर धन्यवाद किया, पर उसे पता नहीं था कि अज़ूर ड्रैगन के मन में कुछ और चल रहा है। असल में ये टेक्निक इतनी मुश्किल थी कि यही इसे खुद से सीख ही नहीं पाएगा, और फिर मजबूर होकर उसे अज़ूर ड्रैगन से गाइडेंस मांगनी पड़ेगी। इस तरह धीरे धीरे वो उसका शिष्य कहलाएगा, ऑफिशियली नहीं पर प्रैक्टिकली हाँ। फिर बाद में जब वक्त आएगा वो उसे फॉर्मली डिसाइपल घोषित कर देगा, और बात खत्म। यही ने अज़ूर ड्रैगन को पाई कहा और महीनों बाद अपने डॉम लौट आया। सोचने लगा, होंगलू यूनिवर्सिटी में आए मुझे आधा साल हो गया, पर ज्यादातर टाइम तो अंडरग्राउंड ही बीता। उसने अपने हाथ में मार्शल आर्ट टेक्निक बैच देखा और सोचा, क्या मुझे इसे सीखने के लिए स्लीप कल्टीवेशन मेथड यूज करना चाहिए। तभी उसके कमरे की डोरबेल बजी। उसने बैच को अपने स्पेस रिंग में रखा और दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला तो सामने ओ यांग जी खड़ा था। वो बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थोड़ा बात करनी थी। तो यही ने उसे अंदर बुलाया और थोड़ा हैरान हुआ, सोचा शायद वो उसे अपने उसी क्लब में ज्वाइन करवाना चाहता है। दोनों अभी बैठ भी नहीं पाए थे कि ओ यांग जी ने अचानक सारा अभिनय छोड़ दिया और उसके सामने घुटनों पर गिर गया। वो बोला, बाहर बहुत लोग थे इसलिए मैं नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर अब मैं सच कहता हूँ, कृपया ड्रैगन ब्लड सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन जाओ। यही उसे देखता रह गया, जो उसकी टांग पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, जैसे चांद उसी पर टिकी हो। वो बोला, ओ यांग जी, काफी बदल गए हो, तुम्हारी उस हाई स्पिरिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एम्बिशन का क्या हुआ, जिसमें तुम होंगलू सिटी के स्टूडेंट से आधा रियलम जीतने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब ऐसे लूजर कैसे हो गए? और मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं टॉम वापस आ गया हूँ? ओ यांग जी ने जवाब दिया कि ड्रैगन ब्लड सोसाइटी के एक मेंबर ने उसे देखा था, लेकिन उसके चेहरे से यही को समझ आया कि उन्होंने उसके टॉम के बाहर सर्वेलेंस कैमरा लगाया हुआ है। हालांकि ओ यांग जी ने कहा कि वो बस कॉरिडोर में लगाया गया था, लेकिन यही ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया, उसे घसीटकर ट्रेनिंग रूम ले गया और जबरदस्त डांट लगा। 20 मिनट बाद ओ यांग जी ट्रेनिंग फ्लोर पर फैला पड़ा था, जैसे 9 नरकों से गुजरकर आया हो। यही ने ठंडी आवाज में पूछा, अब बता, ये सब रिक्वेस्ट का रीजन क्या है? ओ यांग जी, जिसका चेहरा सूझकर सुअर जैसा हो गया था, धीरे से कुछ बोला जो सुनाई नहीं दिया। तो यही ने उसे कुछ ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल्स दी ताकि उसके जख्म जल्दी भर जाए। ओ यांग जी ने वो पिल्स ली और कुछ ही सेकंड में ठीक हो गया। उसने कहा कि क्लब अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और उसे छोड़कर बाकी कोई इतना स्ट्रांग नहीं बचा जो इसे संभाल सके। उसने आगे बताया कि होंगलू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को अपना क्लब या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आजादी थी, लेकिन जब तक वो कोई बहुत बड़ा काम न करे, स्कूल उन्हें कोई फंड नहीं देता था। जब ड्रैगन ब्लड सोसाइटी पहली बार बनी थी, तब तक इंपीरियल कैपिटल की फर्स्ट ईयर रिजर्व फोर्स की समर ट्रेनिंग
ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई थी, तो उस वक्त हमारी ये नई ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस हो गई थी और कैंपस के बहुत से मार्शल आर्ट ग्रुप्स ने इसे स्पॉन्सरशिप दी थी। साथ ही मेरी लीडरशिप में ड्रैगन ब्लड सोसाइटी ने कई बिजनेस के साथ अपने मेंबर्स के लिए डिस्काउंट डील शुरू की। इससे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स क्लब से जुड़ने लगे। जितने ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ते गए उतनी ही क्लब की पॉपुलैरिटी और कमर्शियल वैल्यू बढ़ती गई और इससे और ज्यादा इन्वेस्टर्स और स्टूडेंट्स आने लगे। सब कुछ एक परफेक्ट साइकिल में चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे क्लब पावरफुल होता गया उसे स्टूडेंट यूनियन ने दबाना शुरू कर दिया, जो होंगडू सिटी के लोकल स्टूडेंट्स से बना था। नतीजा ये हुआ कि शियांग जिनहुई की लीडरशिप में ड्रैगन ब्लड सोसाइटी को एक के बाद एक हार झेलनी पड़ी, जिससे हमारा बिजनेस करने लगा। इन्वेस्टर्स ने साथ छोड़ दिया और जो वेलफेयर बेनिफिट्स हम देते थे वो भी बंद करने पड़े। जब मेंबर्स ने देखा कि क्लब डूब रहा है तो सबने क्लब छोड़ने की सोचना शुरू कर दी और अब नए लोग भी ऐसे गिरते हुए क्लब को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। इस वक्त ड्रैगन ब्लड सोसाइटी बहुत बुरे हाल में थी। ये सब सुनकर यही समझ गया कि ओ यांग जी की ताकत अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। वो उसके सामने फिर एक बार घुटनों पर बैठ गया और जल्दी जल्दी बोला, हमारा क्लब अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, हम सीनियर स्टूडेंट्स की मदद ले सकते हैं, लेकिन रूल ये है कि हर बैच के झगड़े उसी बैच में सुलझाए जाते हैं। अगर हमने सीनियर्स को बुलाया तो कल शियांग जिनहुई अपने लोकल लोगों को बुला लेगा और हमारा क्लब पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये कहते हुए ओ यांग जी ने सिर झुका दिया, बार बार माथा टेकते हुए बोला, कृपया यही हमारे ड्रैगन ब्लड सोसाइटी को बचा लो। हमारे बैच में सिर्फ तुम ही इतने स्ट्रांग और रिस्पेक्टेड हो जो ये कर सकते हो। ये अंदर ही अंदर पहले से मदद करने का सोच चुका था, लेकिन चेहरे पर एक्सप्रेशन ठंडा रखा। थोड़ी देर सोचने का नाटक किया, फिर शांत आवाज में बोला, ठीक है कर दूंगा। ये सुनकर ओ यांग जी इतना खुश हुआ कि ऑलमोस्ट उछल पड़ा। सच में तुम मान गए हमारी तरफ से? और इससे पहले कि वो बात पूरी करता यही ने ठंडी नजर से कहा, रुको अभी बात खत्म नहीं हुई। उसकी आंखों में ठंडा कॉन्फिडेंस झलक रहा था, हर शब्द साफ और सख्त था। वो बोला, तुम कहते हो कि मुझे सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनना है, लेकिन सही बात ये है तुम चाहते हो कि मैं ड्रैगन ब्लड सोसाइटी का प्रोटेक्टर बनूं। सीधे बोलो मुझसे असल में करवाना क्या चाहते हो? यांग जी उसकी तेज नजर से डर गया। छिपाने की कोशिश बेकार थी, तो आखिर उसने सब साफ साफ कहा, असल में ग्रेट शिया को वापस लेने की प्लान लीक हो गई है एक टीचर की वजह से, पर ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, इसलिए रूल का वायलेशन भी नहीं है। यही ने छिड़कर कहा, सीधा मुद्दे पर आओ, इतना घुमा मत। ओ यांग जी ने समझाया, ग्रेट शिया को रिक्लेम करने के प्लान में पूरे देश के मार्शल प्रैक्टिशनर्स हिस्सा लेंगे। कुल 12 सिटीज हैं जो अभी डिमोनिक बीस्ट्स के कब्जे में हैं, उन्हें वापस लेना इस मिशन का गोल है। सारे मार्शल आर्मीज इसमें शामिल होंगे, जिसमें होंगडू यूनिवर्सिटी के सीनियर स्टूडेंट्स फ्रंट लाइन पर रहेंगे और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आउट डिस्ट्रिक्ट संभालेंगे। फाइनल एग्जाम्स और क्लास प्रेसिडेंट की सिलेक्शन भी इसी ऑपरेशन के दौरान होगी। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, इस ऑपरेशन में ड्रैगन ब्लड सोसाइटी तुम्हारे कमांड में रहेगी, बस हमें भरोसा है कि तुम सबसे अच्छे रिजल्ट्स ला सकोगे। यही ने आंखें सिकोड़ कर ठंडी आवाज में कहा, इतना मुश्किल नहीं है, बस पहले तुम्हें एक काम करना होगा। ओ यांग जी को पसीना आ गया, कौन सा काम? यही बोला, कुछ बड़ा नहीं, बस वो सीलिंग पर लगी कैमरा निकालो। वो नीचे हाथ बांधे खड़ा रहा और ओ यांग जी ऊपर चढ़कर कैमरा निकालने लगा। यही ने कहा, जल्दी करो, वो भी हटा दो। काम खत्म होते ही ओ यांग जी ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी वहां से चला गया। पीछे से यही ने आधा मजाक आधा गंभीर लहजे में कहा, ओ यांग तुमने आज मेरे लिए बड़ा काम किया है। मुझे पता चला है कि अगर तुम अचीवमेंट्स लाओ तो तुम्हें टेम्पलेट निकालने का मौका मिलेगा और जितनी बड़ी अचीवमेंट उतने रेयर टेम्पलेट मिलने के चांस। जैसे ही ओ यांग जी गया यही का चेहरा बदल गया। वो मुस्कुराया और अपने आप से बोला, ये ओ यांग जी तो सच में बिजनेस करने का दिमाग रखता है। अगर ये मेरे लिए रास्ता साफ कर दे तो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी को होंगडू यूनिवर्सिटी की टॉप ताकत में बदलना मुश्किल नहीं होगा। उसने धीरे से कहा, जब ये क्लब उस लेवल पर पहुंच जाएगा तो मुझे मिलने वाले टेम्पलेट रिवॉर्ड्स पहले से कई गुना ज्यादा होंगे। पावर मार्शल टेम्पलेट कंट्रोल सब मेरे हाथ में होगा। अब सीन ड्रैगन ब्लड सोसाइटी हेडक्वार्टर्स पर है, जहां सारे मार्शल स्टूडेंट्स वहां इकट्ठे हैं। यहां तक कि वो लाइन हेडेड आदमी भी मौजूद है। सब लोग ओ यांग जी के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर बीत गई तो शीन चेन, जिसने पहले जेंग शियोंग से झगड़ा किया था, गुस्से में बोला, ओ यांग जी अब तक लौटा नहीं, इतनी देर क्यों हो रही है? जेंग शियोंग के मन में शक हुआ, ये शीन चेन अब पलटी क्यों मार रहा है? जब ड्रैगन ब्लड सोसाइटी अपने शिखर पर थी तो वो हमेशा प्रेसिडेंट ओ कहकर बहुत रिस्पेक्ट दिखाता था। वो सीधे नाम लेकर बात कर रहा था, वो भी ताने के लहजे में। ये साफ था कि वो ट्रबल पैदा करने आया है। इसलिए जेंग शियोंग ने गुस्से में मुड़कर ऊंची आवाज में सबको बताया, वाइस प्रेसिडेंट ओ यांग जी हमारे असली प्रेसिडेंट को लाने गए हैं, वो जल्द ही लौटेंगे। उन शब्दों ने वहां मौजूद मार्शल डिसाइपल्स को हक्का बक्का कर दिया। कुछ लोग तो चौंक कर चिल्ला उठे, रियल प्रेसिडेंट शीन चेन, जिसने पहले यही से भिड़ंत की थी, वो ये नाम सुनते ही कांपने लगा। उसके पीछे खड़ी शेन लुई का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उस दिन की याद ने उसके पूरे शरीर को झकझोर दिया। शीन चेन की आवाज कांपती हुई और सतर्क थी, क्या वो वही हो सकता है? वो तुरंत खड़ा हुआ और जेंग शियोंग की ओर घूमते हुए बोला, तुम यहीं पर भरोसा कर रहे हो? तुम्हें पता है कि शियांग जिनहुई ब्रदर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ओ यांग जी के पास अब कुछ भी नहीं बचा, अब पीछे हट जाना ही समझदारी है। तुम पहले ही ड्रैगन ब्लड सोसाइटी से काफी फायदा उठा चुके हो, अब रुकने का वक्त है। शेन लुई ने बीच में कहा, उसकी आवाज में मजाक और चालाकी थी। बिल्कुल सही, बार वालों पर भरोसा करना मौत को बुलाना है। समझदार इंसान वो होता है जो सही वक्त पर सुरक्षित जगह ढूंढ ले। ड्रैगन ब्लड सोसाइटी बस एक चमकती हुई बिजली है, थोड़े वक्त की। जितना इसे पकड़े रहोगे इतना ही इतिहास के पहियों तले कुचले जाओगे। दोनों खुलेआम अपोज कर रहे थे और मार्शल स्टूडेंट्स के हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जेंग शियोंग ने उनकी मंशा तुरंत समझ ली, जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया। आवाज गुस्से में भारी हो गई, या तुम बगावत करने की सोच रहे हो? लेकिन शीन चेन जरा भी नहीं डरा। वो हल्का मुस्कुराया और लोगों में डाउट फैलाने लगा, तुम सब जानते हो जाओ फैमिली असली मार्शल एरिस्टोक्रेट्स हैं, ग्रेट शिया नेशन के। उनका हेयर जाओ काय हमें अपने प्रोटेक्शन में लेने को तैयार है। उसके साथ रहना कहीं ज्यादा समझदारी है बजाय इस मरती हुई सोसाइटी से चिपके रहने के और ब्रदर जिनहुई के हाथों को चलने के। उसकी बातें सुनकर भीड़ हिलने लगी, लोग धीरे धीरे मानने लगे। कई लोग बोले, सही कहा, यही तो आधे साल से दिखाई नहीं, वो अगर कुछ करना चाहता तो कब का कर लेता। कई और आवाजें उठी, अब कोई उम्मीद नहीं बची, हम सबने कोशिश कर ली, अब बस किसी और जगह जाना चाहिए। इसे शीन चेन अंदर ही अंदर खुश हुआ क्योंकि सारे डगमगाते लोग उसकी बातों में आ चुके थे। अभी जेंग शियोंग गुस्से में बोला, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? उसी वक्त दरवाजा जोर से खुला और बिखरे बालों वाला एक आदमी अंदर आया, चेहरे पर घमंड और आंखों में अकड़। वो गरजा, शीन चेन इतनी देर क्यों लगा दी? मैं नीचे खड़ा बोर हो गया हूं। उसे देखते ही शीन चेन और शेन लुई दोनों ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, ब्रदर गाइस सब तैयार है, हम चलने को तैयार है। जेंग शियोंग गुस्से से चिल्लाया, ये ड्रैगन ब्लड सोसाइटी का क्लब हाउस है, तू ऐसे अंदर घुसने की हिम्मत कैसे कर रहा है? लेकिन वो आदमी जिसे सब ब्रदर काय कह रहे थे किसी की इज्जत नहीं कर रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, आओ अगर हिम्मत है तो मुझे मारो, किसी को चोट लगे तो मैं उसे पैसे और कल्टीवेशन रिसोर्सेज दूंगा। उसकी ये बात सुनकर जेंग शियोंग का गुस्सा फट पड़ा। उसने मुट्ठी कसी और गरजते हुए झपटा, तू आराम। लेकिन उसी पर कोई और अंदर आया और उसी रफ्तार में उसका हाथ रोक लिया। वो एक औरत थी, उसकी नजर ठंडी स्टील जैसी खड़ी। जेंग शियोंग तुरंत समझ गया कि ये कोई आम औरत नहीं है। जबकि काय पीछे खड़ा सबको नीचा दिखाते हुए बोला, चलो सब, अगर लॉयल्टी साबित करनी है तो इस आदमी को पीटकर हॉस्पिटल भेज दो। उसकी बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। ड्रैगन ब्लड सोसाइटी के सदस्यों ने एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उनकी ये हिचकिचाहट देखकर काय और भड़क गया। वो चिल्लाया, जो मेरी बात नहीं मानेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये जगह कमजोरों की नहीं है, कुत्ते जो नहीं काटते उन्हें रखकर क्या फायदा। उसकी दहाड़ से कमरा कांप उठा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा कमरे में दौड़ गई, जैसे खुद मौत वहां उतर आई हो। एक भयानक किलिंग कोरा ने पूरा हॉल भर दिया। काय और उसके फॉलोअर डर से जम गए, उनके पैर कांपने लगे। फिर एक ताकतवर हाथ उसके सिर पर आकर रुका और एक भारी आवाज कमरे में गूंजी। यही वहां खड़ा था। वो बोला, ओ यांग, क्या ये वही बच्चा है जिसके साथ तुम्हारी लड़ाई चल रही है? इसकी आवाज तो सेकंड फ्लोर तक जा रही थी। ओ यांग जी तुरंत झुक गया और बोला, सॉरी ब्रदर, ये सोसाइटी को अब साफ करने और नए खून की जरूरत है। पर काय अभी भी नहीं रुका। वो चिल्लाया, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? बस ये बोलते ही यही ने बिना हिचकिचाए एक सीधी किक मारी। काय और उसकी औरत साथी कांच तोड़ते हुए खिड़की से बाहर जा गिरे। अंदर यही ने हाथ छाड़े, कान में उंगली डाली और बोरियत भरी मुस्कान के साथ कहा, अब थोड़ी शांति तो मिली। फिर उसने शेन लुई और शीन चेन को भी बाहर फेंक दिया। फिर उसने ठंडी नजर से बाकी सबको देखा और धीमी मगर भारी आवाज में बोला, कोई और है जो गड़बड़ करना चाहता है? सारे लोग डर के मारे चुप। एक मेंबर कांपते हुए बोला, प्रेसिडेंट मुझसे गलती हुई, मैं बस शीन चेन की बातों में आ गया था। अब समझ गया। जबकि अंदर से सोच रहा था, मैंने अभी अभी जाओ काय को ऑफेंड कर दिया है और अब मैं ड्रैगन ब्लड को भी छोड़ दूं तो मैं कहां जाऊंगा? अभी ओ यांग जी आगे आकर कहता है, ठीक है, इस बार किसी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन सबकी पोजीशन सब ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। अगर काम में कमी रही तो बाहर कर दिए जाओगे और एक हफ्ते तक किसी सोसाइटी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लोगे। ये बैनिशमेंट तुम सबको मंजूर है? एक आदमी फिर भी कुछ बोलने ही वाला था, यही की आंखें उसकी ओर घूम, एक ठंडी धारदार नजर जो तलवार जैसी लग रही थी। वो बोला, वो तुम्हें पूछ रहा है मानते हो या नहीं? सिर्फ एक नजर में सब डर से कांप उठे और सबने एक साथ चिल्लाया, हम मानते हैं। फिर यही ने धीरे से कहा, ठीक है अब सब जा सकते हैं, बाकी कोर सदस्य यहीं रुके, महत्वपूर्ण बात करनी है। फिर बैठकर यही ने सीधे ओ यांग जी से कहा, मुझे सोसाइटी की हालत पता है, हमारे पास ना पैसा है, ना इन्वेस्टमेंट और ना ही इन्फ्लुएंस। ओ यांग जी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन एक महीने बाद होने वाला ग्रेट शिया रिवाइवल प्लान हमारे फिर से उठने का सबसे अच्छा मौका
होगा। यही बोला। वो प्लान बहुत स्लो है। फिर उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान आई और वो बोला, क्यों ना मैं सीधे शियांग जिन्हुए को चैलेंज कर दूं। लोग मानते हैं कि उसी की वजह से ड्रैगन ब्लड सोसाइटी कमजोर हुई है। अगर मैं उसे हरा दूं तो सोसाइटी की रेपुटेशन अपने आप वापस आ जाएगी। पूरा कमरा सन्न हो गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। आखिर ओ यांगजी ने धीरे से कहा, लेकिन आज सुबह ही शियांग जिन्हुए ने क्लोज डोर सेक्लूजन शुरू की है। वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है मार्शल मास्टर रेल में, तो वो अभी बाहर नहीं आएगा। ये सुनकर यही थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। उसने अपना आइडिया छोड़ा नहीं। वो सोचने लगा, अगर एम ये है कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए प्रेस्टीज और मार्शल पावर से, तो सिर्फ एक आदमी को हराना जरूरी नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक बड़ा और बोल्ड प्लान आया। क्यों ना मैं पूरे स्कूल के सबसे टॉप फाइटर्स को एक साथ चैलेंज कर दूं। जैसे ही ये ख्याल आया, उसे कुछ याद आया। उसने पूछा, वो ड्रैगन बैच फर्स्ट डिवीजन क्या है? ये सुनते ही चेंग शियोंग जोश में आ गया। ड्रैगन बैच ग्रेट शिया की सबसे बड़ी मार्शल ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी फर्स्ट डिवीजन सबसे ताकतवर ब्रांच मानी जाती है। बाकी डिवीजन के लोग बस ड्रैगन बैच स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के मेंबर्स को कहा जाता है किंग बैच होल्डर्स, जो मार्शल प्रैक्टिशनर्स की पीक माने जाते हैं। यही ने शांति से पूछा, तुम सच में उसमें जाना चाहते हो? चेंग शियोंग ने जोश से कहा, हां बिल्कुल। वो तो हर होंगलू स्टूडेंट का सपना होता है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में देश के सबसे बड़े पावर हाउस होते हैं, जिन्हें लीड करता है अजो ड्रैगन, जो पूरे शिया नेशन का सेकंड स्ट्रांगेस्ट वॉरियर है। हर साल पूरे देश से 3 से भी कम ग्रेजुएट्स वहां चुने जाते हैं। यही ने हल्का सिर हिलाया और मुस्कुराया, जैसे उसने पहले ही सब सोच लिया हो। उसने न्यूज़ डिवीजन को आदेश देने की सोची, जिसके लिए वो खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक चमक थी और आवाज में कमाल। मैं ड्रैगन बैच फर्स्ट डिवीजन का किंग टोकन होल्डर पूरे होंगलू यूनिवर्सिटी के हर मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करता हूं, जो ग्रैंड मार्शल मास्टर से नीचे है। ये स्टंट इतना बड़ा होगा कि इन्वेस्टर्स खुद हमारे पास आएंगे और ड्रैगन ब्लड सोसाइटी की प्रतिष्ठा फिर से उठ जाएगी। कमरा फिर शांत हो गया। हर कोई शॉक में था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में ये कह दिया। जेंग शियोंग हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन रूल्स के हिसाब से तो ग्रेजुएशन से पहले कोई ड्रैगन बैच सिलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तुम किंग टोकन होल्डर कैसे बन गए? यही ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिए सीधे अपॉइंट किया गया है। ऑफिशियल पेपर्स अभी नहीं आए, पर अप्रूवल कल रात ही कंफर्म हो गया था। उसकी ये बात सुनकर चेंग शियोंग चुप रह गया, जबकि ओ यांगजी को शक हुआ। उसने वेरीफाई करने की कोशिश की, पर यही ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब कमरे में आधा विश्वास और आधा शक का माहौल था, लेकिन आखिर चेंग शियोंग ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो हम पूरे स्कूल के सभी मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करेंगे जो ग्रैंड मार्शल मास्टर से नीचे हैं। उस वक्त यही के दिमाग में पूरा कैलकुलेशन चल रहा था कि साधारण मार्शल मास्टर्स को वो आसानी से हरा सकता था, जबकि जीनियस को हराने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। पर अगर किसी ग्रैंड मार्शल मास्टर से भिड़ना पड़ा तो मुझे अपनी ट्रम्प कार्ड एबिलिटी टाइम स्टॉप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वो उसका सबसे बड़ा सीक्रेट था। अगर उसने वो पावर सबके सामने दिखा दी तो उसका इंफॉर्मेशन एडवांटेज खत्म हो जाएगा और सिर्फ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड दिखाना बेकार होता। उसने आगे जोड़ा, अगर मुझे ये सीक्रेट छिपाना न पड़ता तो मैं सिर्फ मार्शल मास्टर्स को नहीं बल्कि पूरे होंगलू यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर देता। इस बीच ओ यांगजी ने पूरी तरह उस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उसे सब कुछ पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन वो जानता था जब प्लान यही का होता है तो उसमें दम जरूर होता है। इसलिए उसने तुरंत न्यूज़ डिवीजन को ऑर्डर दिया, तुरंत रिपोर्ट बनाओ, सारी जानकारी फैलाओ। कुछ ही घंटों में पूरे यूनिवर्सिटी नेटवर्क में खबर फैल गई। यही जो आधे साल से गायब था, अब ड्रैगन बैच फर्स्ट डिवीजन के एस के रूप में लौटा है और उसने पूरे होंगलू यूनिवर्सिटी के ग्रैंड मार्शल मास्टर से नीचे के सभी मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज कर दिया है। पूरा स्कूल दंग रह गया। कुछ लोग बोले ये लड़का पागल है, दूसरे बोले इतना कॉन्फिडेंट कोई कैसे हो सकता है। कई स्टूडेंट्स हैरान थे, यही आखिर है कौन। कुछ ने कहा वो तो वही है जिसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था, ओपनिंग एग्जाम में सिस्टम बदल दिया था, फिर अचानक आधे साल के लिए गायब हो गया। कुछ ने कहा शायद वो फर्स्ट स्कॉलर बना ही नहीं था। कहते हैं इस साल की सिलेक्शन बहुत कठिन थी, लगभग कोई पास नहीं हुआ। हो सकता है उसे डायरेक्ट एडमिशन मिला हो स्पेशल अपॉइंटमेंट से। इन बातों से क्यूरियोसिटी और विवाद दोनों बढ़ गए। स्टूडेंट फोरम पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ शॉक थे, कुछ बस लड़ रहे थे कि कौन सही है। पूरी होंगलू यूनिवर्सिटी एक पागलपन भरी हलचल में बदल गई थी। उधर होंगलू हॉस्पिटल में चू झाव और लुचिंचू अपने फोन पर ये खबर देख रहे थे। चू झाव हल्के से मुस्कुराया और बोला, वो यहीं अभी चैन से बैठ ही नहीं सकता। लुचिंचू ने हंसते हुए कहा, लगता है कोई अब बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। उस वक्त स्कूल के ऑफिशियल बुलेटिन ने कंफर्म किया कि यही को होंगलू यूनिवर्सिटी ने स्पेशल टैलेंट कैटेगरी में चुना है, यानी उसे एग्जाम से छूट देकर सीधे ड्रैगन बैच फर्स्ट डिवीजन में एडमिट किया गया था। लेकिन पहचान मिलने की बजाय इस घोषणा ने पूरे कैंपस में शक की लहर फैला दी। मार्शल स्टूडेंट्स ने कहा कि यही का सिलेक्शन टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अंदर की कनेक्शंस और फेवरेटिज्म से हुआ है। उनका मानना था कि उसके पास असली स्किल नहीं है और वो ड्रैगन बैच टाइटल डिजर्व नहीं करता। हालांकि ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स ने उसकी अपॉइंटमेंट की पुष्टि कर दी थी, फिर भी गॉसिप थमने का नाम नहीं ले रही थी। ओ यांगजी सब कुछ नजदीकी से मॉनिटर कर रहा था। जब उसने देखा कि न्यूज़ अपनी पीक पर पहुंच चुकी है तो उसने अपनी मीडिया हैंडलिंग टीम को आदेश दिया, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल में रखो और माहौल को हमारे फेवर में मोड़ो। वो स्पेशल टीम तुरंत काम पर लग गई। फोरम्स पर लगातार डिबेट चलती रही। एक ग्रुप कहता यही बस एक शो ऑफ है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट और शेडी डील से जगह मिली है। दूसरा ग्रुप पलट कर कहता कोई भी पूरा स्कूल चैलेंज नहीं करता अगर उसमें असली ताकत ना हो। सच सबके सामने आ जाएगा जब मैच लाइव दिखेगा। धीरे धीरे तीनों कैंप्स के सपोर्टर्स, हेटर्स और न्यूट्रल्स सभी की नजरें एक ही चीज पर टिक गई, अपकमिंग लाइव ब्रॉडकास्ट। ओ यांगजी खुशी से झूम उठा, जैसे उसकी मेहनत आखिरकार रंग ला रही हो। विभिन्न डायरेक्शन से चल रही जानबूझकर पब्लिसिटी ने इस इवेंट की हीट को आसमान पर पहुंचा दिया। मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आपस में भिड़ गए। एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए ब्रांड्स और एडवर्टाइजर्स स्पॉन्सरशिप की लाइन में लग गए। सिर्फ एक दिन के अंदर ड्रैगन ब्लड सोसाइटी के पास फंड की बाढ़ आ गई। जो सोसाइटी कुछ दिन पहले तक गिरावट में थी वो अब फिर से प्रोग्रेस में लौट आई। लेकिन जहां लोग उत्साह में थे वहीं स्पेशल वार्ड नंबर 17 में एक और कहानी चल रही थी। काय, जो यही की किक से घायल होकर हॉस्पिटल में था, बुरी तरह चोटें, हाथ कांप रहे थे, पर वो फिर भी अपना फोन पकड़े बैठा था। ताजा खबर पढ़ते हुए उसकी आंखों में पागलपन छलक रहा था। वो जोर से हंस पड़ा, तो अब वो खुद अपनी मौत बुला रहा है। वो चिल्लाया, फाइटर कॉन्टेस्ट में ब्लेड्स की कोई आंख नहीं होती, अगर कोई मर जाए तो कोई सजा नहीं मिलती। अब मुझे खुद आसमान ने मौका दिया है बदला लेने का। इस बीच होंगलू सेंट्रल एरेना का माहौल पहले से कहीं ज्यादा गर्म था। स्टेडियम खचाखच भरा था। चारों तरफ छात्रों के शोर, चीयरिंग और एक्साइटमेंट की गूंज थी। अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। हर निगाह ऊपर उठी। उसका डोर खुला और चमकती रोशनी के बीच यही डोरवे पर खड़ा नजर आया, शांत, आत्मविश्वासी और दमदार। अनाउंसर की आवाज गूंजी, आपका स्वागत है होंगलू एरेना मैच में और अब पेश है आज की रात का सेंटर ऑफ अटेंशन। यही अगले ही पल वो हेलीकॉप्टर से कूदा, सीधा नीचे गिरता हुआ एक ब्लेजिंग नीले मीटर की तरफ। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हवा में सिर्फ एक लंबी लाइट स्ट्रीक दिखी, जैसे बिजली आसमान को चीर रही हो। वो जमीन पर उतरा, एरेना की फ्लोर कांप उठी। नीली आग के धमाके के साथ एक्सप्लोजन हुआ। चारों ओर धुएं। डैम क्या शो ऑफ है। वो सिल्वर मूनलाइट के नीचे खड़ा था, हाथ फैलाकर जैसे आसमान से गिरती सारी चमक खुद पर समेट रहा हो। हर किरण उसके ऊपर गिर रही थी। उसके चारों ओर एक डिवाइन ऑरा बना रही थी और तभी सबको एहसास हुआ वो सिर्फ एक चैलेंजर नहीं था बल्कि वो खुद एक राजा था और बाकी सारे फाइटर्स बस उसकी शक्ति के साक्षी बनने के लिए मंच पर कदम रख रहे थे। यही रिंग के बीच में खड़ा था, शांत, बिना किसी डर के। वो बस भीड़ की आवाजें सुन रहा था। कुछ उसकी तारीफ कर रहे थे, कुछ उसे घमंडी कह रहे थे। वो बस कामली अपने पहले ओपोनेंट का इंतजार कर रहा था, जिसे देखते हुए एक सीनियर ने कहा, ये लड़का तो सही में समझदार है, शो कैसे बनाना है इसे पता है। उसके पास बैठा दूसरा बोला हंसते हुए, तो भाई लॉन्गटाओ तुम खुद उतरोगे क्या? लॉन्गटाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। एरेना की ओर बढ़ते हुए सोचने लगा, अगर जीत गया तो नाम पूरे कॉलेज में होगा और अगर हार भी गया तो कह दूंगा कि मैंने यही को थका दिया था। वो जोश में एरेना में पहुंचा और जोर से बोला, मैं सेकंड रैंक मार्शल मास्टर लॉन्गटाओ में चैलेंज करता हूं। यही ने बस शांति से जवाब दिया। ड्रैगन ब्लड सोसाइटी से 8वीं रैंक मार्शल आर्टिस्ट यही अभी लाउड स्पीकर गूंजा। मैच शुरू होते हैं जैसे ही लॉन्गटाओ उस पर हमला करने आगे बढ़ा, यही ने एक जोरदार किक उसके चेहरे पर मारी। क्रैक, हड्डी टूटने की आवाज आई। सारा हॉल चुप हो गया। लॉन्गटाओ जमीन पर गिर पड़ा, नाक और मुंह से खून बह रहा था। वो बुदबुदाया, मेरा नाम। यही ने बस ठंडी नजर डाली और कहा नेक्स्ट। तभी पीछे से एक लड़की उछली, हाथ में लंबी स्पीयर, हवा को चीरती हुई। वो चिल्लाई, यही अब मेरी बारी है। भीड़ चिल्लाई, वो याओ लिंग है। सब जानते थे कि वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी जिसने 5th स्टेज में रहते हुए 7th स्टेज मास्टर को हरा दिया था। लोग आपस में बोले शायद ये उसे रोक पाए। यही ने बस एक नजर डाली और समझ गया ये भी मैच नहीं है। उसकी स्पीयर जैसे ही नीचे घूमी, यही ने हथेली में एनर्जी भरी और एक झटके में उसकी स्पीयर 2 टुकड़ों में टूट गई। हवा का झोंका उठा। याओ लिंग घबराकर खुद को ढकने लगी, जबकि यही ने ठंडे स्वर में कहा, सॉरी मुझे जल्दी है, तो सब एक साथ आ जाओ। बस ये सुनते ही भीड़ कर चुकी। ये कितना एरोगेंट है। कई मार्शल स्टूडेंट्स रिंग की तरफ भागे, लेकिन कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। जो भी उसके पास पहुंचा हवा में उड़ गया। किसी को जमीन पर पटक दिया गया, किसी का हथियार टूट गया। रिंग के बीचों बीच एनर्जी फटी। एक
नीली रोशनी आसमान तक उठी और पूरा स्टेडियम हिल गया। लोग पागल होकर चिल्लाने लगे, ये इंसान है या मॉन्स्टर? जबकि जाओ काय जो अपने फोन से ये ब्रॉडकास्ट देख रहा था, वह बोला, ये तो बहुत ही ताकतवर है, अगर ऐसा ही चला रहा तो मैं उसे मेरा बदला कैसे लूंगा? तभी उसे अपने बड़े भाई जाओ यांटिंग की याद आई, जो इतना ताकतवर था कि उसे लड़ सके। लेकिन एक दिक्कत थी कि वो बहुत ही स्टबर्न था, जो सिर्फ रीजन देखता था। तो वो उसके जैसे छोटे भाई की रिवेंज में मदद करने वालों में से नहीं था, लेकिन फिर भी वह जानता था उसे कैसे बुलाना है। इस बीच यही खून और धूल के बीच खड़ा था, सांसें स्टेडी, नजर ठंडी। उसने बस कहा, और आ चुके लोग दांत खींचते हुए बोले, क्या ये रुकने वाला नहीं है? ये तो सबको बेइज्जत कर देगा। अभी स्टैंड्स में शोर उठा, जाओ यांटिंग आ गया। लोग उछल पड़े। वो नौवें स्टेज मार्शल आर्टिस्ट है, जाओ यांटिंग, जाओ फैमिली का एल्डेस्ट सन, वो लड़का जो ऑर्डिनरी ग्रेट मार्शल मास्टर को हरा सकता था और जिसके पास उसकी फैमिली की सन ब्लेज ब्लड लाइन है, जिसकी प्योरिटी पूरे जाओ फैमिली की सभी पेशेंट्स में सबसे ज्यादा है, जिसे उसका शरीर इतना गर्म रहता था कि उसे ठंडा रखने के लिए नैनो बैटल सूट पहनना पड़ता था। इसे सभी को लगा कि अब यही जरूर हार जाएगा, जबकि वो शांति से रिंग में आया और यही से झुककर कहा, पहले मेरे भाई जाओ काय ने तुम्हारे क्लब में गड़बड़ की थी, तो हमारी जाओ फैमिली तुम्हारे नुकसान का डबल मुआवजा देगी। यही ने भौहें चढ़ाई तो तुम उस गर्म दिमाग वाले के भाई हो। जाओ यांटिंग ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन मैं बदला लेने नहीं आया, मैं जाओ फैमिली की इज्जत बचाने आया हूं। उसकी आंखें ठंडी हो गई, चाहे गलती मेरे भाई की थी, लेकिन तुमने जाओ फैमिली का इंसल्ट किया कैसे? यही हल्का मुस्कुराया, जाओ फैमिली की इंसल्ट, ये तो छोटे भाइयों की पुरानी चाल है, लेकिन कोई बात नहीं। तभी जाओ यांटिंग ने गुस्से में मुट्ठी कसते हुए कहा, इसलिए तुम्हें सबके सामने झुककर माफी मांगनी होगी। यही बोला, अगर तुम चाहते हो कि मैं झुकूं तो पहले तुम्हारे पास वो ताकत होनी चाहिए। दोनों की नजरें मिली, हवा में बिजली सी टेंशन फैल गई। अगले ही पल दोनों की मुट्ठियां टकराई, एनर्जी का ब्लास्ट हुआ, रिंग की जमीन टूटने लगी। वो दोनों एक के बाद एक तेज मुक्के मार रहे थे, हर बार थंडर जैसा गूंज रहा था। जाओ यांटिंग गर्जा और पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ा, पर यही काम रहा, उसने घूमकर थंडर जैसा काउंटर पंच मारा। दोनों की ताकतें टकराई, एक तूफान सा बना जिसने पूरा अरीना हिला दिया। जाओ यांटिंग का नैनो आर्मर टूटने लगा, उसका शरीर चमकने लगा, हीट इतनी बढ़ गई कि हवा चलने लगी, उसकी नसें बाहर उभर आई, हाथ लाल अंगारों जैसे चमकने लगे। भीड़ चिल्लाई, वो सना ब्लेज ब्लड लाइन एक्टिवेट कर रहा है। ऑनलाइन फोरम पर लोग पागल हो गए, यही खत्म है, वो जल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जाओ यांटिंग पीछे धकेला गया और वह सोचने लगा, क्या यह इसका बैटल फॉर्म है? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये कोई डिमन बीस्ट है? अब यही मुस्कुरा रहा था और उसके शरीर पर डेड जिला आर्मर चमक रही थी। वो हंसते हुए बोला, सावधान रहो यंग मास्टर जाओ, वरना पछताओगे। अगले ही पल उसने अपना पंच छोड़ा, इतना भारी कि हवा फट गई, जो सीधा जाओ यांटिंग के चेहरे पर लगा। साथ ही यही ठंडी नजरों से बोला, झिझक हार की निशान है। और पूरा अरीना एक बार फिर उसकी ताकत से कांप उठा। नीचे एक भूरे बालों वाला लड़का हाथ हिलाकर चिल्लाया, चलो भाई, तू तो आग उगल सकता है। उस ग्रेट डेमन किंग यही को हरा तो भीड़ हंसी से फट पड़ी, जबकि जाओ यांटिंग जो घायल था और हांफ रहा था, उसने होंठों से खून पोंछा और बड़बड़ाया, ड्रैगन बैज ऐसे आदमी को क्यों अहमियत देगा? कितना हिंसक लड़ने का तरीका है। एक पल के लिए वो रुक गया, आंखें फैल गई, क्या ये इल्यूजन है? उसे एहसास हुआ कि यही का शरीर धीरे धीरे फूल रहा है। वो डर से पीछे हट गया, सांसें तेज हो गई, ये क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है कि ये लड़का हर सेकंड बड़ा होता जा रहा है? लेकिन यही शांत खड़ा था, उसकी आवाज में चुनौती थी, थोड़ा विश्वास रखो सीनियर जाओ, मैं सच में बड़ा हो रहा हूं। उसने अपनी पावर बाहर नहीं छोड़ी, बल्कि वैम्पायर की खास एबिलिटी फ्लैश एंड ब्लड कंट्रोल से अपने शरीर के अंदर की विशाल एनर्जी को धीरे धीरे बाहर लाना शुरू किया। कुछ ही पल में वो एक विशाल रूप में बदल गया, डेड जिला आर्मर नुकीले स्पाइक से ढकी हुई, और फिर उसने अपनी भारी मुट्ठी जाओ यांटिंग पर दे मारी। अब मेरी स्पीड, रिफ्लेक्सेस और ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। वो गर्जा, अब तुम्हें मारना ऐसा है जैसे कोई बड़ा आदमी बच्चे को पीट रहा हो। अर्थ शैटरिंग पंच जाओ यांटिंग को जमीन में धकेल गया, रिंग की फर्श फट गई। जाओ यांटिंग के मन में डर और गुस्सा दोनों भर गए। ये मॉन्स्टर सच में पूरे स्कूल को चैलेंज करने लायक है। कोई इंसान ऐसी ताकत कैसे झेल सकता है? उसने खुद को संभालने की कोशिश और सोचा, मेरी ब्लड लाइन एक रेयर म्यूटेशन है, पर इसके सामने तो कुछ भी नहीं। उसका शरीर टूटने लगा, हड्डियां चटकने लगी, और वो बस सोच रहा था, अगर मैं बच गया तो फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले इससे बचना होगा। वो पीछे कूदा, यही की विशाल मुट्ठी से बचते हुए हवा में उछला। अगर ताकत से नहीं जीत सकता तो स्पीड से कोशिश करता हूं, ये बड़बड़ाते हुए, लेकिन यही ने उसे जाने नहीं दिया। उसने मुंह में न्यूक्लियर एनर्जी इकट्ठी की और बोला, लगता है तुमने मेरी कॉम्बैट डेटा कभी नहीं पढ़ी, बिना तैयारी के मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे की? जाओ यांटिंग चिल्लाया, असली घमंडी तो तुम हो। और उसी वक्त यही ने लगातार न्यूक्लियर बीम्स छोड़ दिए। जाओ यांटिंग तेजी से इधर-उधर भागता रहा, हर ब्लास्ट से बचता हुआ, लेकिन अब वो गुस्से से भरा था, उसकी आंखें लाल हो गईं। अब मेरी बारी है, यही ये मूव तुम्हें खत्म कर देगा। उसका शरीर रुक गया और फिर अचानक पूरा जल उठा, लाल आग उसके चारों ओर फैल गई। फिर वो हवा में उठा, हाथ उठाया और एनर्जी को इकट्ठा करने लगा, जिससे छोटे-छोटे आग के कण एक विशाल जलते गोले में बदल गए, जो आसमान में लटक रहा था जैसे एक छोटा सूरज। भीड़ में कोई चिल्लाया, अविश्वसनीय, ये हीट तो हवा को भी बदल रही है। लोग बोले, जाओ फैमिली सच में अपने नाम पर खरी उतरी है। वो एनर्जी स्फीयर इतनी गर्म थी कि उसके आसपास की स्पेस मुड़ने लगी। जाओ यांटिंग ने अपने क्लैन की इज्जत और प्राइड के लिए पूरा जोर लगाया। अर्थ स्लेइंग मार्शल स्किल फ्लेम सन डेमोनिक हैंड, चिल्लाते हुए उसने जलता हुआ गोला यही की तरफ फेंक दिया। देखने वालों की आंखों में वो फायरबॉल इतना बड़ा था कि यही का विशाल शरीर छोटा लगने लगा, लेकिन यही जरा भी नहीं डरा। उसकी आंखें संकरी हुई, होंठों पर हल्की मुस्कान, आखिर कुछ दिलचस्प दिखा रहे हो। उसने अपनी एनर्जी बदल दी, जिससे उसका एक हाथ डेडजिला के मुंह जैसा बन गया, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी घूमने लगी। वो हंसा, तुम्हें लगा सिर्फ तुम ही बड़े हमले कर सकते हो? परफेक्ट, अब मेरा मार्शल स्किल आजमा लो। हेवन शेकिंग ड्रैगन कैनन। जैसे ही चलता गोला उसकी तरफ गिरा, उसने डेडजिल का मुंह चौड़ा खोला और न्यूक्लियर एनर्जी का एक विशाल बीम छोड़ा। वो बीम सीधा आग के गोले से टकराया, पूरा आकाश रोशनी से भर गया। फायरबॉल एक पल में गायब हो गया। जाओ यांटिंग की आंखें फैल गईं, चेहरा सफेद पड़ गया, मैं खत्म हूं। ऊपर आसमान में यही की न्यूक्लियर बीम सीधी ऊपर जाती रही, चांद से टकराई और फिर ऐसे चमकी जैसे वो खुद चांद से एनर्जी खींच रहा हो। तभी एक कड़क आवाज आई, यही बहुत हो गया। यही ने तुरंत एनर्जी वापस ली और नॉर्मल फॉर्म में लौट आया। उसने सिर खुजाया और हल्के से हंसा, हाँ प्रिंसिपल आपको यहाँ आते देखा तो बस फुल पावर यूज कर लिया। प्रिंसिपल नीचे उतरे और फिर धीमे स्वर में कहा, मैं तो बस तुम्हारा मैच देखने आया था, पर लगता है मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ा। वो आगे बोले, मुझे शक है ये सब तुमने जानबूझकर किया। यही ने मजबूर होकर मुस्कुराया, प्रिंसिपल अगर आप ना आते तो मेरा मैच कल हो जाता, बस अपने मेंटर की मदद मांग रहा था। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया और जाओ यांटिंग को धीरे से नीचे रखा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। प्रिंसिपल मुस्कुराया, तुम्हारी टीचर गोंग की हमेशा कहती है तुम बहुत बेवकूफ हो, लेकिन लगता है तुम बस उसे छेड़ते रहते हो। उन्होंने जोड़ा, ठीक है इस बार तुम्हारे लिए मैं खुद स्टेप लूंगा ताकि ये अरीना कंट्रोल में रहे। लाउडस्पीकर गूंजा, अब कोई और है जो यही को चैलेंज करना चाहता है? अगर नहीं तो मैं उसे विनर घोषित करता हूं। नीचे बैठे कुछ स्टूडेंट्स जोश में थे, पर अभी अभी देखा नजारा याद करते ही सबकी हिम्मत टूट गई। किसी ने दोस्त से कहा, तू जाना। वो बोला, मैं पागल है क्या? वो तो मुझे 3 हिस्सों में काटेगा। दूसरा हंसकर बोला, नहीं भाई काटने का मौका भी नहीं देगा, वेपराइज कर देगा। कोई बोला, चलो सब मिलकर अटैक करते हैं। दूसरे ने कहा, तो पहले तू जा। सब चुप हो गए। प्रिंसिपल ने कहा, अगर कोई और नहीं है तो मैं आधिकारिक तौर पर यही को विजेता घोषित करता हूं। लाउडस्पीकर में आवाज गूंजी, अब से यही होंगडू यूनिवर्सिटी का नया एरिना चैंपियन बन चुका है। पूरा स्टेडियम तालियों और चीयरिंग से भर गया, जबकि यही रिंग के बीच खड़ा था, हाथ आसमान की ओर उठाए, चेहरे पर गर्व के साथ।